कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का अध्ययन करेंगे। यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस मीन्स कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जी, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की पूरी प्रक्रिया को मैं समझा रहा हूं इस ड्राइंग से। ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिए, ये पहला चेंबर होता है। इस पहले चेंबर में हम लोग सल्फर या प्योर सल्फर या FeS को डाल करके आग लगा देते हैं। ये देखिए, ये पहला चेंबर है जिसको हम लोग सल्फर बर्नर कहते हैं। इसके अंदर खास करके दो तरह के मटेरियल को लेकर के लोग जलाते हैं। या तो FeS को जलाया जाता है, यानी आयरन सल्फाइड को, नहीं तो प्योर सल्फर को जलाया जाता है। अब आप कहेंगे कि आयरन सल्फाइड को क्यों जलाया जाता है? आयरन सल्फाइड को जलाने के बाद यहाँ पे Fe2O3 प्राप्त हो जाता है। अब इसका इक्वेशन आप लोग थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे ये क्या होता है, हर स्टेप का हम लोग इक्वेशन लिखते जाएंगे। आप देखिए, एक तो हम लोग आयरन के सल्फाइड में आग लगा देते हैं, लोहा का जो सल्फाइड होता है। अब ये बना देता है Fe2O3, 2Fe2O3। यहाँ हमने लिया 4FeS2 प्लस 11O2, 2Fe2O3 प्लस 8SO2। तो हमें फायदे में क्या मिल जाता है? लोहा का एक अयस्क मिल जाता है, हेमेटाइट, जिसके माध्यम से हम लोग लोहा का निष्कासन करते हैं। तो हम लोग आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, यहाँ सल्फर, हम लोग को तो इसका ना जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो H2SO4 बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस इक्वेशन का अप्लाई या इस कंसेप्ट का अप्लाई वैसी कंपनियां करती है जो एक साथ आयरन का भी प्रोडक्शन करती है और H2SO4 का भी, या प्रोडक्शन ना करे, ये किसी कंपनी को सेल करे, लोहा की कंपनी को, तो ये फ्री में एक और मटेरियल बन जाता है। लेकिन जनरली इस मेथड का यूज होता है। यहां हम लोग केवल सल्फर को जला रहे हैं, यानी इस रेक पे, यहां जो आपको रेक दिख रहा है, इस रेक पे इस मटेरियल को रख दीजिए या इस मटेरियल को रख दीजिए, दोनों में से किसी को रख करके आग लगा दीजिए। आग लगते ही इससे SO2 प्लस O2 का मिक्सचर, अब आप कहेंगे O2 कहां से आ गया? इसके अंदर जो आप हवा का झोंका दे रहे हैं इधर से, तो हवा का झोंका दे रहे हैं तो इसमें तो अनलिमिटेड एयर जा रहा है। अब अनलिमिटेड एयर में से कुछ ऑक्सीजन सल्फर को जलाया और तो ऑक्सीजन होगा, वही ऑक्सीजन इसके साथ मिल करके इस चेंबर में आता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है भाई? तो ये है डस्ट प्रेसिपिटेटर, धूल अवक्षेपक, यानी धूल हटाने वाला है। ये क्या है? डस्ट प्रेसिपिटेटर। क्लियर है? अब इस डस्ट प्रेसिपिटेटर में इस दोनों गैस में जो धूल के बड़े बड़े कण हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तब ये मिक्सचर पहुंच जाता है इस नली से होते हुए इस सेकेंड नंबर चेंबर में। यहां आके क्या होता है? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे जो जला SO2 और O2 का मिक्सचर डस्ट प्रेसिपिटेटर में आया। डस्ट प्रेसिपिटेटर में से बड़े साइज के डस्ट को हटा लिया गया। उसके बाद ये गैस इस चेंबर में आया। इस चेंबर में छोटे छोटे धूल कण को हटाने के लिए वाटर स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। वाटर स्प्रे आप लोग देखे हैं, बरसात के दिनों में बारिश की वजह से हवा के अंदर का धूल कण बैठ जाता है। सेम कंसेप्ट यहां भी है। ऊपर से बारिश के फुहारे का बारिश होता है, वाटर के फुहारे का बारिश होता है, जिससे धूल कण इस वाटर के साथ नीचे से बूंद बूंद करके गिरते रहता है और यहां पे ये गैस कंप्लीटली डस्टलेस हो जाता है। लेकिन यहां एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उस गैस में
SO2 और O2 के मिक्सचर में यहाँ वाटर इंक्लूड हो जाता है। चूंकि आप स्प्रे दिए हैं तो SO2 प्लस O2 के साथ वाटर भी मिल जाता है। अब सोचिए जरा, SO2 O2 के साथ अगर वाटर मिल जाएगा तो तमाशा कुछ और हो जाएगा। हो सकता है H2SO3 बन जाए या कोई दूसरा मटेरियल बन जाए। वाटर को हटाना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है वाटर भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, वो हमेशा किसी न किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए रेडी रहता है। तो वाटर तो हटाना होगा, नहीं तो आगे जाके यहाँ लफड़ा खड़ा करेगा। वाटर को हटाने के लिए क्या किया गया? वाटर को हटाने के लिए यहाँ पे कॉन्क H2SO4 का स्प्रे किया गया। कॉन्क H2SO4 का, कॉन्क H2SO4 का मतलब हो गया वैसा H2SO4 का सॉल्यूशन जिसमें वाटर कम हो और H2SO4 ज्यादा हो। अब ये H2SO4 क्या करता है कि इस चेंबर के अंदर जो ये गैस का मिक्सचर जा रहा है, इसके वाटर को रिमूव कर देता है। यहां वाटर रिमूव्ड बाय कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 के द्वारा वाटर को हटा दिया जाता है, यहां से स्प्रे गिराया जाता है। अब जब ये इस नली से ये ऊपर उठ करके इधर चला तो अब एकदम सूखा सूखा हवा है, फगुनहटा का हवा जैसा, होली के समय का जैसा हवा, गर्मी के दिन का, उससे भी ज्यादा सूखा। देखिए यहां इसके अंदर के आर्सेनिक को हटाने के लिए ये SO2 और O2 का जो सूखा हुआ गैस मिक्सचर है वो आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर में आकर के उसके अंदर के आर्सेनिक को हटाने का काम होता है। यहां आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है। आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर के बाद ये जाता है पर हीटर में। ये जो है पर हीटर है, पर हीटर से निकल करके पर हीटर में क्या होता है, SO2 और O2 के मिक्सचर को गर्म किया जाता है। इतना सारा प्रोसेस के बाद गैस ठंडा हो जाता है, उसको गर्म किया जाता है। अब ये मिक्सचर पहुंचता है यहाँ, SO2 प्लस O2 का ड्राई मिक्सचर पहुंचा किसमें? V2O5 के चेंबर में। यानी ये जो चेंबर है कैटालाइटिक चेंबर ऑफ V2O5 है। कितना नंबर चेंबर? 1 2 3 4। चौथा नंबर चेंबर किस चीज का है? V2O5 का, जहां की SO2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करके यहीं पे SO2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करके SO3 देता है। यानी कि अगर यहां के रिएक्शन को देखा जाए, पहला जो केमिकल रिएक्शन था यहां हुआ था, अब यहां के बाद डायरेक्ट यहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहां का केमिकल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखने में आप स्टेप कहां कहां देंगे, जहां जहां रिएक्शन हो रहा है ना वही स्टेप देंगे। तो आप लोगों ने पहला रिएक्शन देख लिया था जो कि यहां हुआ था, उसको हम लोग स्टेप 1 कह देंगे। लेकिन ये इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन ये है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे पर हीटर लगा हुआ है जो कि इस गैस को 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देता है। अब गर्म होने के बाद ये गैस V2O5 वाले चेंबर में पहुंचता है, जहां जगह जगह पे रेक लगा के V2O5 को रखा रहता है। V2O5 का काम क्या होता है? SO2 और O2 के मॉलिक्यूल को क्लोज लाना। जब वो दोनों मॉलिक्यूल क्लोज होता है तभी ना रिएक्शन करेगा। गैस का मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्शन नहीं करता है। दो गैसों को रिएक्शन कराने के लिए हमेशा कैटलिस्ट का जरूरत होता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट दोनों गैस के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के क्लोज लाता है। तो यहाँ SO2 और O2 का मॉलिक्यूल क्लोज लाने में V2O5 का रोल है। टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड करने में पर हीटर का रोल है, और इसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ा के रखा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो यहाँ ये दोनों रिएक्शन करके SO3 बना देता है। क्लियर है?
यानी ये आपका स्टेप 2 का रिएक्शन है। अभी तक हम लोग SO3 बनाने में कामयाब हुए हैं। हम लोग को बनाना क्या है, H2S2O7, जो कि पानी के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या होने वाला है, हम लोग चौथे नंबर चेंबर में घुस गए। अब वहां से गैस 5वें नंबर चेंबर में घुसता है। अब 5वें नंबर चेंबर में क्वार्टज का स्टोन बहुत ही बढ़िया पैटर्न में इसके अंदर सजा के रखा जाता है। पैटर्न के साथ, एक निश्चित पैटर्न के साथ सजा के रखा जाता है। तब यहां से निकलता है क्या, यहां से SO2 चला। कौन चला, SO2 चला इस चेंबर में, यानी 5वें नंबर, SO2 नहीं SO3 चला 5वें नंबर चेंबर में। और ऊपर से स्प्रे डाला गया किस चीज का, 98% कॉन्क H2SO4 का स्प्रे ऊपर से डाला जा रहा है। क्लियर है। इतना ज्यादा कॉन्क होता है कि इसमें 98% ही H2SO4 होता है, 2% वाटर होता है। इतना ज्यादा कॉन्क H2SO4 को इसमें डाला जाता है। अब यहाँ H2SO4 और SO3, चूंकि इधर से SO3 गया, ऊपर से H2SO4 का स्प्रे हो रहा है। H2SO4 का स्प्रे इस सारे क्वार्टज के स्टोन में सट करके रह जाता है। क्वार्टज स्टोन H2SO4 से भीग जाता है। और इधर से जब SO3 जाता है तो क्वार्टज के सरफेस पे SO3 और H2SO4 का कांटेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना। अब वहां जब कांटेक्ट होता है तो इसीलिए इसको कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। कांटेक्ट होने के वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देता है, H2S2O7। और किस रिएक्शन से बनाता है, उस रिएक्शन को हम लोग स्टेप 3 में लिखेंगे। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए बता रहा हूं कि ये जो V2O5 है ना, ये सॉलिड सब्सटेंस है। और यहाँ जो SO2 और O2 इंटर किया, ये दोनों गैसेस मटेरियल है। तो ये दोनों V2O5 के कारण आपस में रिएक्शन किए। V2O5 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम किया। कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में बिना भाग लिए रिएक्शन को करा देता है। कैटलिस्ट का मतलब आप लोग समझ जाइए। आप लोग गांव में देखे नहीं है, लड़का लड़की का शादी कराने के लिए कोई तीसरा पार्टी आता है। शादी होने के बाद उसको लोग गालियों देते हैं, अगुआ। वो न लड़की वाले का कुछ बना न लड़का वाले का। वो बेचारा आया, शादी कराया, कभी कभी भोजो खाने के लिए उसको नहीं मिलता है। अगर लड़का लड़की के बीच में ज्यादा मैटर खराब हो गया तो अगुआ को लाठियों लगता है, समझे ना। काहे कि किसी का रिश्तेदार नहीं बना। तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट मतलब शादी विवाह का अगुआ। शादी करा दिया, अब बिना भोज खाए निकल गया। यहाँ तो अगुआ को भोज भी मिलता है ना, यहाँ के अगुआ को भोजो नहीं मिलता है। केमिस्ट्री के अंदर के कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को कराता है, रिएक्शन करा करके बेचारा साइड ले लेता है, ऐसे जैसे इस दोनों से इसको कोई रिलेशन नहीं था। अब अगर दोबारा ये दोनों इससे मिलेगा तो कोई बातचीत नहीं होगा। तो V2O5 यहाँ पे दोनों को मिला दिया। अब हम लोग इस रिएक्शन को लिखेंगे H2SO4 प्लस SO3 वाला स्टेप 3 का रिएक्शन। वहां पे जो क्वार्टज है, क्वार्टज का जो पैटर्न में हम लोग चेंबर में रखे हैं, एक बार आप लोग इस ड्राइंग को NCERT के आंखों से देख लीजिए। इस ड्राइंग को आप लोग ठिकाना के साथ बना लीजिए। ये जो ड्राइंग है आप लोग ध्यान से देखिए। पहला वाला ड्राइंग में आपको पहला चैम्बर दिखाया जा रहा है जहाँ की सल्फर में आग लगता है या FES में। यहाँ से निकल करके डस्ट प्रेसिपिटेटर के माध्यम से ये जाता है दूसरे वाले चैम्बर में, जहाँ की वाटर स्प्रे डाल करके उसके अंदर के एक्स्ट्रा धूल को हटा लिया जाता है। डस्ट प्रेसिपिटेटर बड़े बड़े धूल कणों को हटा देता है। यहाँ से ये जाता है दूसरे चैम्बर में, जहाँ कॉन्क H2SO4 के स्प्रे से इसके अंदर के वाटर को हटा लिया जाता है, क्योंकि कॉन्क H2SO4 इसके वाटर को रिमूव कर देता है। फिर यहाँ से सूखा SO2 और O2 पहुँचता है
आपके आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर में, आर्सेनिक प्रेसिपिटेटर से आर्सेनिक को हटा लिया जाता है, क्योंकि सल्फर के साथ आर्सेनिक भी होता है। यहाँ पे पर हीटर होता है, इसी पर हीटर में 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैस को गर्म कर दिया जाता है, यानी SO2 और O2 के मिक्सचर को। फिर ये पहुँचता है वैनाडियम के चेंबर में, जहाँ वैनाडियम कैटलिस्ट के रूप में इसको आपस में रिएक्शन करा के SO3 बना देता है। अब SO3 पहुंचता है फाइनल चैम्बर में, जहां की 98% कॉन्क H2SO4 का स्प्रे डाला जाता है, और इसमें क्वार्टेज का देखिए एक सुटेबल पैटर्न वाला चैम्बर होता है, जहां की H2SO4 इस क्वार्टेज में टच करके उसके चारों तरफ लग जाता है, और नीचे से SO3 गैस ऊपर जाते हुए वहां रिएक्शन करता है। अब यहाँ के रिएक्शन को हम लोग तीसरे स्टेप में लिखेंगे। ये देखिए स्टेप 3 में यही रिएक्शन हो रहा है। सबसे लास्ट चैम्बर में आप लोगों को जो रिएक्शन दिख रहा है, ये इस चैम्बर का रिएक्शन है, इसके अंदर ये रिएक्शन होता है। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो H2SO4 बनाने चले थे, ये क्या बन गया? अब सुनिए, ये तो H2SO4 बनाना, इसमें जो वाटर की मात्रा होती है, ये H2H2O7 में जो वाटर की मात्रा होती है, वही H2H2O7 के साथ वाटर रिएक्शन करके बना देता है H2H2O8। H2H2O8 बना देता है, और इससे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाता है। सॉरी ले दो H2SO4 बना देता है, 2H2SO4, और हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है। अब आप मिला करके देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 + 2 4, यहाँ भी 4 है ना, यानी कि यहाँ पे ये H2H2O7 और वाटर आपस में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इसके लिए हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक होता है। ये रिएक्शन, ये क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। यहां तक हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। तो स्टेप 1 का रिएक्शन, स्टेप 2 का रिएक्शन, स्टेप 3 का रिएक्शन। और चैम्बर कितने हैं इसमें? टोटल 5 चैम्बर है, लेकिन स्टेप 3 ही है। कौन कौन स्टेप है भाई? एक है नहीं, वो स्टेप में मत मानिए उसको। देखिए इसमें स्टेप पहला, जहां की S + O2SO2 बनाया। दूसरा स्टेप का रिएक्शन यहां हुआ, जहां की SO2 + O2SO3 बनाया। तीसरा स्टेप का रिएक्शन यहां हुआ, जहां की H2SO4 और SO3 मिलकर के H2H2O7 बना दिया। और ये ऑटोमेटिक होने वाला रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने ओलियम को पाया। ये है ओलियम, ये है ओलियम। H2H2O7 प्लस वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम। और ये वाटर और H2SO4 मिलकर के बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से कॉमर्शियली सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे कैसे? स्क्रीन को देखिए, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे?